हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 11 जिसमें आज हम प्रदीप फंडामेंटल बुक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर के प्रॉब्लम्स लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका टाइप ए का क्वेश्चन नंबर 2। एन एयर कोर सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले एक एयर कोर सोलिनॉइड का डायग्राम बना लेते हैं। एक सोलिनॉइड है, एयर कोर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एयर है। एक सोलिनॉइड बना लिया, देखो इस तरीके से, ठीक है, या ऐसे ही रहने दो। और इसकी जो लेंथ दे रखी है L 50 सेंटीमीटर, तो L 50 सेंटीमीटर यहाँ लिखते चले जाओ। लेंथ ऑफ सोलिनॉइड 50 सेंटीमीटर है ना। इसे चेंज कर लो, 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये कितना रखा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी चेंज कर लो, 28 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, उसका होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो 28 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया। हैज टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, एंड नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 टर्न्स है, ठीक है, 200 टर्न्स। कैरी द करंट 5 एम्पियर। इसमें इनिशियली करंट फ्लो कर रही है I1 5 एम्पियर। तो आप I1 कह दें कि कितनी है, 5 एम्पियर। फिर कह रहा है ऑन स्विचिंग ऑफ, जैसे यहां एक सेल लगा हुआ है, इसमें की लगी हुई है, तो की क्लोज थी पहले इनिशियली करंट कितनी है, जब की क्लोज्ड है, की क्लोज्ड, तब आपकी करंट है 5 एम्पियर। फिर कह रहा है ऑन स्विचिंग ऑफ, फिर इसको ऑफ, की को ओपन कर दें। अगर की को हमने ओपन कर दिया तो करंट हो गई है 0, लेकिन इसे होने में कितना टाइम लगा है वो देखते हैं। ऑन स्विचिंग ऑफ द करंट डिक्रीज टू 0 इन 0.1 मिली सेकेंड। तो ये रखा है 0.1 मिली सेकेंड है ये, है ना। तो 0.1 मिली सेकेंड है, तो 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड, दैट मीन्स 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है। फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ सोलिनॉइड। कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ये पूछ रहा है। देखो यहाँ करंट में तुम चेंज कर रहे हो, करंट में चेंज कर रहे हो और इसी कॉल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है। तो आपको याद हो कि जब हम किसी करंट कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तो उसी कॉइल में एक अक्रॉस इंड्यूस्ड डेवलप होता है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ I1 तो 5 एम्पियर है, I2 0 है ना। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर माइनस का L डेल्टा I ओवर T। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, E बराबर माइनस का L फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट ओवर टाइम। इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें I2 हमें पता है 0 एम्पियर, I1 की वैल्यू भी पता है 5 एम्पियर, टाइम भी हमें पता है ये रहा। लेकिन दिक्कत है कि L नहीं पता। L क्या है यहाँ पे जानते हो ना, L सेल्फ इंडक्टेंस, एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसका नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसकी वैल्यू के लिए देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस of a solenoid due to solenoid, self inductance due to solenoid। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है L इज इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर A ओवर L। यहां से आप L निकाल लीजिए और L की वैल्यू यहां पुट कर देना, I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू और T की वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल आएगा वोल्ट में। म्यू 0 की वैल्यू आती है आपको, देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर माइनस के 7। तो म्यू 0 की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। तो यहाँ पर म्यू 0 की वैल्यू लिख सकते हो आप 4 इंटू पाई, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। एन नंबर ऑफ टर्न्स 200 टर्न रखे हैं, तो आप यहाँ एन की वैल्यू 200 का स्क्वायर कर सकते हो। ए का एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है 28 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 4 ओवर लेंथ,
लेंथ रखी है 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लिया मैंने, 50 इंटू 10 की पावर -2। इसे सॉल्व करके पहले हेनरी में एल की वैल्यू निकालो। एल की वैल्यू आप यहाँ रख देना, I2 की वैल्यू पुट कर देना 0, I1 की वैल्यू 5 एम्पियर और T की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड। सॉल्व कर लेना, इंडिविजुअल निकले आएगा। तो सॉल्व करने पर इंडिविजुअल की वैल्यू कितनी आ रही है वो बता देता हूँ, चेक कर लेना। 1.4 वोल्ट आनी चाहिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा बेटा, इसीलिए केवल मैंने तरीका बता दिया आपको करना क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 4। एक स्क्वायर कॉपर कॉइल है, ईच साइड कितनी है उसकी 8 सेंटीमीटर एंड 100 टर्न्स हैं। द कॉइल इज इनिशियली इन वर्टिकल प्लेन। तो एक कॉइल है वो इनिशियली कैसी है, वर्टिकल प्लेन में लाई कर रही है ना, वर्टिकल प्लेन है उसका। सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ना। तो देखो पहले आपको समझा दूं कि एक ये वर्टिकल प्लेन है आपका ऐसे है ना, ये वर्टिकल प्लेन। तो ये वर्टिकल स्क्वायर मान लो, ये स्क्वायर कॉइल हो गई है ना, रेक्टेंगल जैसी है लेकिन स्क्वायर है। इसका प्लेन कैसा है, वर्टिकल, तो इसमें प्लेन वर्टिकल है। ठीक है, ऐसे रख देंगे तो प्लेन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो प्लेन वर्टिकल, तो प्लेन वर्टिकल है। और वर्टिकल प्लेन के एक कॉइल का प्लेन हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये प्लेन हो गया, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये इसी को तो प्लेन बोलेंगे, ये सरफेस को प्लेन बोलते हैं। तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल के, तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। देखो बनाते हैं इसको वर्टिकल प्लेन ऐसे ना लेते हैं कि मान लो ये स्क्वायर है आपका एक ऐसे, ठीक है, ये एक स्क्वायर है ऐसे, और इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देखो प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कितना है एट आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड 0.4 वेबर, 0.4 वेबर पर मीटर है ना। इसमें कॉइल में कितने टर्न है, 100 टर्न है, n इज इक्वल टू 100 टर्न। ठीक है, साइड इधर रखी इसकी स्क्वायर की साइड रखी है। अगर साइड 8 सेंटीमीटर है, अगर साइड मान लो a है या l है, कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कॉइल कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। तो ये इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो 64 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एरिया की डायरेक्शन भी कैसे होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे ये प्लेन है तो एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो एरिया की डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे। तो आपको याद हो इनिशियली θ1 लिख देते हैं, 0 डिग्री किसके बीच में, एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए। तो बी और ए की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, सेम डायरेक्शन आ रहा है, क्योंकि बी एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हमें तो एंगल किसके बीच में चाहिए, बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बिटवीन। तो कितना है 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है ना इनिशियली। तो इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दो, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर कॉइल। ये कॉइल लिख दो यार, केबल कॉइल लिख देता हूं, ठीक है। तो कितना φ1 बराबर बी ए कॉस थीटा होता है, तो 0 डिग्री, बी ए कॉस थीटा।
दैट मीन्स बी ए, ये phi 1 हो गया। अब आगे पढ़ो। द कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन 0.2 सेकेंड। अब ये कॉइल है ना? अब इस कॉइल को देखो, आप इसको देखो, इस पे एसपी एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ये एरिया की डायरेक्शन ये है ना? अब इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इसको 180 डिग्री से टर्न करना है, तो ऐसे इसको टर्न किया एक्सिस, ये देखो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हो गई, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई ये वाली। इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाना है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमने इसको घुमाया 180 डिग्री से। अभी कितना घुमा? 90 डिग्री। भाई यहां से ये कितना घुमा? 90 डिग्री, और अब कितना घूम गया? 180 डिग्री। तो ये जो एसपी एनसीईआरटी लिखा था वो इस साइड में आ जाएगा, तो इसका मतलब एरिया की डायरेक्शन जो है वो इस साइड में हो जाएगी। तो टर्न करने के बाद 180 डिग्री टर्न किया है ना, तो टर्न करने के बाद जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये आपका एक स्क्वायर कॉइल ले लेंगे ऐसे, ये टर्न कर दिया है हमने उसको। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रहेंगी, बी की डायरेक्शन ये ऐसे। जब इस कॉइल को टर्न कर दिया होगा तो एरिया की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी आप ए, ठीक, क्योंकि आपका एरिया की डायरेक्शन ऐसे थी। अब इसको आपने 90 डिग्री से ऐसे घुमाया तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो गई, फिर ऐसे, ये एरिया की डायरेक्शन, घुमाने पर एरिया की डायरेक्शन ये, घुमाने पर एरिया की डायरेक्शन ये। 180 यहां से यहां तक घुमाया 90 डिग्री और यहां तक घुमाया 180 डिग्री, तो एरिया की डायरेक्शन इधर आ गई। तो बी और एरिया की डायरेक्शन के बाद सेकंड केस में फाइनली जब हमने उसे रोटेट किया तो θ2 180 डिग्री हो गया। बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री, एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर। ठीक है, समझ में आया आपको यहां तक? अब फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहीं लिख देता हूं, देखता हूं जगह है क्या नहीं है, यहां लिख देते हैं फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल। तो φ2 बराबर बी ए कॉस 180, तो कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस के बी ए, φ2 इज इक्वल टू आ गया माइनस का बी ए। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब क्या कर रहा है? फाइंड कितने सेकंड में घुमाया गया पहले ये समझ लो, 0.2 सेकंड में। तो इसको यहां से इस वाले को करने में कितने सेकंड लगे? 0.2 सेकंड। इंड्यूस जी में पूछ रहा है, तो फैराडे का सेकंड लॉ आता है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस के एन डेल्टा फाई ओवर टी। तो आप ऐसे लिख सकते हो माइनस का एन φ2 माइनस के φ1 ओवर टी। सबकी वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ, है ना? सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ई की वैल्यू निकाल लो, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न 100, एन की वैल्यू 100, φ2 की वैल्यू माइनस का बी ए, तो माइनस का बी ए, और φ1 की वैल्यू प्लस का बी ए, तो प्लस का बी ए, तो माइनस पहले से है बी ए, और टी लिख देते हैं अभी। चलो तो देखो 2b हो गया, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 100 इंटू 2ba ओवर टी। सबकी वैल्यू हमें मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम है, ये रहा, ये पुट कर देना मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे। एरिया की वैल्यू हमें मालूम है, ये रही ए, तो इसकी वैल्यू पुट कर देना। टी हमें मालूम है कितना सेकंड है? 0.2 सेकंड, तो टी रहा 0.2 सेकंड रख देना। सॉल्व करना, इंटू जीएमएफ आएगा 2.56 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये लिखा क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर फ्रेम मेड बाय कॉपर वायर। एक स्क्वायर फ्रेम वायर बनाया है कॉपर वायर का। द वायर हैज डायमीटर 2 मिलीमीटर और टोटल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास एक वायर है, ये रहा, ये हमारे पास एक वायर है, ये रहा। इस वायर की जो टोटल लेंथ है L,
वो है 40 सेंटीमीटर। तो इसे चेंज कर लीजिए, 40 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, 40 इंटू 10 पावर माइनस के 2 मीटर। डायमीटर दे रखा है 2 मिलीमीटर इसी वायर का। डायमीटर मतलब ये वाला है ना, इसका डायमीटर। तो यहाँ डायमीटर ऑफ वायर दे रखा है, ये डायमीटर ऑफ वायर कैपिटल डी 2 मिलीमीटर। यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं 2r, 2 मिलीमीटर, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। डायरेक्ट लिख देता हूँ, रेडियस कितनी आ जाएगी 1 मिलीमीटर, दैट मीन्स 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। यहाँ से आपका इसका एरिया क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हो वायर का, दैट मीन्स ये वाला, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन है, इसे मान लेता हूं मैं ए डैश। कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसी वायर से क्या बनाया है हमने, एक स्क्वायर फ्रेम बनाया है। तो इस वायर से एक हमने स्क्वायर फ्रेम बना लिया भाई, कुछ इस तरीके से, है ना। इस वायर से एक स्क्वायर फ्रेम बना लिया, है ना। तो ये स्क्वायर फ्रेम का क्या हो गया, प्लेन। ये पूरा प्लेन हो गया ऐसे, है ना, ये ठीक है। तो ये प्लेन हो गया आपका, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है बी। कह रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ स्क्वायर फ्रेम। तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। एरिया की डेफिनेशन भी कैसे होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ए। लेकिन ये किसका एरिया है, ये तो एरिया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया था वायर का, लेकिन ये इस स्क्वायर फ्रेम का एरिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम जो कितना होगा, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का फ्रेम का एरिया लेना है टोटल, तो कितना होगा साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी होगी इसकी, तो इस 40 सेंटीमीटर से बेंड करके एक हमने स्क्वायर फ्रेम बनाया है वायर का, है ना। केवल ये वाला फ्रेम है बेटा ऐसे, है ना, ये एक वायर का फ्रेम बना लिया ऐसे ऐसे बेंड करके, ठीक है। ये वायर हो गया आपका, ये वाला ये वायर हो गया ऐसे, बीच में से खाली है वो, ठीक है, ऐसे। तो इसका एरिया निकालना तो साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम। साइड कितनी होगी, देखो 40 सेंटीमीटर है पूरा वायर, इसी को बेंड करके स्क्वायर फ्रेम बनाया। तो 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगी साइड, 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये, 10 20 30 40। तो साइड का स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का क्या, और उसके सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, दैट मीन्स ये तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम आ गया। तो बी और ए के दर्शन के बीच में कितना एंगल है, थीटा 0 डिग्री। एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड द एरिया ऑफ फ्रेम वेक्टर, दैट मीन्स ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के बीच में 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहां से आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर सकते हो। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, फाई बराबर कितना बी ए cos 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्क्वायर फ्रेम बी ए, ठीक है। क्वेश्चन में आगे गिवन है द मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद टाइम एट स्टडी रेट डीवी ओवर डीटी। मतलब ये आपको दे रखा है कि टाइम 1 सेकंड में 0.02 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है विद टाइम। ये गिवन है, लिख लो डीवी ओवर डीटी हमें गिवन है 0.02 टेस्ला पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, 0.02 सेकेंड। द करंट इंड्यूस्ड इन द फ्रेम और रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर रखा है, ठीक है। देखो इंड्यूस्ड करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नाउ इंड्यूस्ड अगर हमें करंट निकालना है तो I बराबर होता है ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चाहिए।
तो रेजिस्टेंस किसका, वायर का, तो या इस फ्रेम का, और ये फ्रेम किससे बना है, वायर से, दैट मींस इस वाले वायर से, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालें, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, आर बराबर रो लेंथ, यहां तो यहां क्या आता है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द फ्रेम ऑफ द, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम नहीं लेंगे, यहां आएगा एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है, इसीलिए मैंने ये निकाला, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ रेजिस्टिविटी की वैल्यू देखो, ये गिवन है, यहाँ गिवन है ये, तो यहाँ से 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 रेजिस्टिविटी, इंटू लेंथ 40 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज कर लिया है, 10 की पावर माइनस के 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस आपकी दे रही है, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इसका स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लेना इस कॉपर वायर का, इसी से ये स्क्वायर फ्रेम बनाए, ठीक है। अब नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, पहले इंड्यूस्ड करंट निकालनी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ओवर डी टी, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे माइनस के डेल्टा फाई ओवर टी, लेकिन हमें यहाँ जो गिवन है ना वो डीवी ओवर डी टी गिवन है, दिख रहा है, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे। और फ्लक्स की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, माइनस के डी ओवर डी टी, फ्लक्स है बी ए, फाई की वैल्यू पुट कर दी बी ए स्क्वायर ऑफ द फ्रेम, एरिया ऑफ द, सॉरी ए क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम, तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, तो ए तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का ए डी फाई ओवर डी टी, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी बी आएगा यहाँ बी, ठीक है। तो आप यहां से इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 100, मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा, ऐसे मैग्नीट्यूड लेंगे तो साइन हट जाएगा, तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 एरिया स्क्वायर फ्रेम का, एरिया ऑफ फ्रेम लेते हैं, एरिया ऑफ सरफेस एरिया जिससे मैग्नेटिक लाइंस लिंक कर रही हैं, जिस सरफेस एरिया से मैग्नेटिक लाइंस लिंक कर रही हैं, है ना, ए इस जगह पर, और dv ओवर dt की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, a की वैल्यू पुट कर दी, ये रही, मैग्नीट्यूड ले रहे तो साइन हट जाएगा, 10 की पावर एरिया की वैल्यू पुट कर दी, और dv ओवर dt की वैल्यू कितनी है, ये रही, कितनी है 0.02, है ना, तो आप इसे लिख सकते हो 2, इसका से मल्टीप्लाई कर लिया 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 वोल्ट, इतना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो इंड्यूस्ड करंट निकाल लेंगे, देन इंड्यूस्ड करंट बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहां से निकाल लो, ईएमएफ की वैल्यू ये रही, यहां पुट कर देना, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकल आएगी, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ईएमएफ ये निकल आया, आर की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 टाइप बी, एक सर्कुलर कॉपर डिस्क है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये एक सर्कुलर कॉपर डिस्क ले ली, पूरा मेटल की है, ये वाली है, इसकी जो रेडियस है ये वाली आर है, गिवन है आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, चेंज कर लो इसे, 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, रोटेट एट 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, है ना, ये क्या रखा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ये रखी है एंगुलर वेलोसिटी, सी की तो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर वेलोसिटी, इतनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, किसके अबाउट कर रहे हैं, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, एक रोटेशनल एक्सिस यहां से पास हो रही है बेटा, सेंटर से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, डिस्क के सरफेस के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है, a uniform magnetic field इतने act perpendicular to the disk, ऐसे मान लेते हैं नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने जब आर्टिकल कराया था ना डेरिवेशन,
तो ऐसे बी कितना है 0.2 टेस्ला, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला एक्ट परपेंडिकुलर टू द डिस्क। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एक्सेस ऑफ द डिस्क दैट मीन सेंटर एंड रिम। रिम इसको बोलते हैं पेरिफेरी को, इसको क्या बोलते हैं रिम। ठीक है, तो यही पूछ रहा है पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस जीएमएफ कह सकते हो। तो ना ये हमने पढ़ाया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ द डिस्क या से सेंटर कह सकते हो आप एंड रिम। इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए, E बराबर 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये हमने डेरिवेशन कराया है पहले, अगर इसका डेरिवेशन नहीं आता तो डेरिवेशन चेक करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, कुछ नहीं है। 1/2 बी की वैल्यू रखी कितनी 0.2 टेस्ला, ओमेगा कितना रखा है 20 पाई, रेडियस कितना रखी है सेंटीमीटर में रखी थी, इसे मीटर में चेंज कर लो, आर का स्क्वायर 10 × 10 की पावर 2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाए उसे वोल्ट में लिख लेना। ये इंड्यूस जीएमएफ हो गया, पहला वाले पार्ट का आंसर है। पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, इंड्यूस जीएमएफ कह सकते हो इसको। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क। इस डिस्क का जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है कितना 2 और इंड्यूस करंट पूछ रहा है। तो सेकंड पार्ट कह रहा है इंड्यूस्ड करंट I बराबर ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। ईएमएफ की जो वैल्यू आई वो यहाँ रख देना और रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम, सॉल्व कर लेना, एम्पियर में करंट आ जाएगी। इजी, बहुत ही ज्यादा इजी, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 11। क्वेश्चन नंबर 15, एक जेट प्लेन है ट्रेवलिंग वेस्ट एट 450 एट इतनी, अरे 2 बार लिख दिया, एट 450 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड रखी है जैसे। एक जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट एट 450 मीटर पर सेकेंड। तो एक इसकी वेलोसिटी गिवन है v = 450 मीटर पर सेकेंड। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड एट अ प्लेस एस दे रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नाम तो लिखा ही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड कितना रखा है 4 × 10 की पावर -4 टेस्ला। एंगल ऑफ डेप्थ रखा है थीटा 30 डिग्री। फाइंड द इंड्यूस्ड जीएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ विंग्स हैविंग अ स्पैन ऑफ 30 मीटर लॉन्ग। लंबाई रखी है 30, लेंथ ऑफ विंग्स, लेंथ ऑफ विंग्स L कितनी रखी है 30 मीटर। इंड्यूस्ड जीएमएफ पूछ रहा है बिटवीन द एंड्स ऑफ विंग्स, है ना। तो इसमें कंसेप्ट क्या है जानते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ये होता है VBL, लेकिन यहां पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आता है, यहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसमें ये लेंथ जिस मैग्नेटिक फील्ड को काटेगी। जैसे हम ये बनाते थे डायग्राम, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये रॉड है, ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है, इसकी ये लेंथ है L। तो इस रॉड के अक्रॉस, एंड के अक्रॉस इंड्यूस जीएमएफ चाहते हैं। तो रॉड यहाँ पे ये रॉड हो गई, ये किस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है B को, ये मैग्नेटिक फील्ड है B ऐसे, और ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसको ये रॉड ये इसको कट कर रही है। तो ये रॉड, इसी रॉड के एंड के अक्रॉस हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, इसी रॉड के एंड के अक्रॉस हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, और ये रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी वो वाला मैग्नेटिक फील्ड लिखना है हमें यहाँ। तो अब ये देखना है यहाँ पे किसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, एंड के अक्रॉस चाहिए, विंग्स के अक्रॉस। तो विंग्स कौन से मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड को कट करती है या फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड को कट करती है, वही वाला मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ लिखेंगे। और ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अपने जस्ट सामने, जैसे मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, है ना, यही आपको दिखाई देगा, तो जस्ट अपने सामने क्या कंसीडर करते हैं नॉर्थ, तो मैं अपने जस्ट सामने नॉर्थ मानना हूं, और अपनी तरफ साउथ, और राइट हैंड पर ईस्ट और लेफ्ट हैंड पर वेस्ट।
ठीक है, मैंने कंसीडर कर लिया है ना। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एक जेट प्लेन है, ट्रेवलिंग कर रहा है किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो आपका कहता जा रहा है ऐसे, एक एरोप्लेन ऐसे जा रहा है। एरोप्लेन अगर ऐसे उड़ेगा तो उसकी विंग्स ऐसे होंगी। भाई एरोप्लेन वेस्ट में ट्रेवल कर रहा है ऐसे, तो उसकी विंग्स तो ऐसे होंगी ना, तो ये विंग्स हो गई। हमें एरोप्लेन से मतलब नहीं है, एरोप्लेन उड़ रहा है ऐसे, हमें विंग्स से मतलब है, क्योंकि विंग्स के एंड्स के अक्रॉस इंड्यूजियम चाहिए, तो ये रॉड हो गई, ये वाली रॉड, विंग्स के एंड्स के अक्रॉस इंड्यूजियम चाहिए हमें, ठीक है। ठीक है, तो एरोप्लेन ऐसे उड़ेगा तो उसकी विंग्स ऐसे होंगी, तो हमें विंग्स से मतलब विंग ले ली, विंग्स ले ली हमने ये, ठीक है। अब आपको याद हो कि मैंने आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बताई थी, वो होती है साउथ टू नॉर्थ। तो ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये हो गया एच की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ठीक है। अब हमारा एरोप्लेन की विंग्स कैसे थी, ऐसी तो थी, क्योंकि एरोप्लेन उड़ रहा था वेस्ट की तरफ, और विंग्स ऐसे थी, तो किसको कट कर रही है, एच को, तो इसको कट कर रही है क्या, तो इसको एच को कट नहीं कर रही, इसको कट कर रही है परपेंडिकुलरली, तो इसको कट कर रही है। ये विंग्स किसको कट कर रही है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है। तो यहां लिखेंगे हम द विंग्स आर इंटरसेप्ट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, लिखेंगे द विंग्स आर इंटरसेप्ट vertical component of earth magnetic field. So induced EMF across ends of wings, E बराबर, ये होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, क्योंकि वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा था इनटू लेंथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है। तो आपको ये डायग्राम याद है, हम ये बनाते थे मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसमें ये आपकी डिप नीडल और ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो ये डायरेक्शन हो गई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बी, और ये हो गया डिप एंगल थीटा, ये डिप एंगल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना। एच के अगर इस बी के कंपोनेंट करें, तो इस बी का कंपोनेंट कर रहे हैं, तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ये वाला आएगा, बी का ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, बी कॉस थीटा, और इस बी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा इस बी का, तो ये होगा बी साइन थीटा, ऐसे, ठीक। तो देखो हमारे पास डिप एंगल तो है 30 डिग्री, अगर बी की वैल्यू और हो तो बी निकल आएगा। तो आपको याद हो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन, हमें क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए। तो नाउ आप क्या कर सकते हो कि सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड कर सकते हो, तो v ओवर h, v की वैल्यू b साइन थीटा और इसकी वैल्यू b कॉस थीटा, इसे कटेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू v ओवर h। यहां से मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं, इसका मल्टीप्लाई करके h tan थीटा, है ना। तो h की वैल्यू हमें देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये रहा 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला, और डिप एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मालूम है आपको, तो यहां से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकल आया 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और tan 30 की होती है 1/√3, इतने टेस्ला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वी निकल आया, और इसकी वैल्यू आप यहां रख दो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, वेलोसिटी की वैल्यू ये 450, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल लिया
4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1/√3 और लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर 30 मीटर है सॉरी। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आ जाए वो इंड्यूस ईएमएफ आ गया वोल्ट में। तो यह कंसेप्ट क्या है कि विंग्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट को इंटरसेप्ट कर रही है। अगर किसी भी वर्टिकल को भी इंटरसेप्ट नहीं करती और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी इंटरसेप्ट नहीं करती तो कोई इंड्यूस ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। यहां किसको इंटरसेप्ट कर रही थी अभी मैंने समझाया था, किसको कर रही थी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे। ये कंसेप्ट होता है, ये मैंने आर्टिकल में काफी अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा सिमिलरली। वहां पे एक एरोप्लेन ट्रेवलिंग वेस्ट में ही मूव कर रहा है, वो वोल्टेज डिफरेंस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लोकेशन, वहां पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेकिन वो कट करेगा किसको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, तो बी की वैल्यू और थीटा की वैल्यू वहां पे गिवन है, बी और थीटा यहां पुट करके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर जो 17 मेरे से पूछा गया है वो सेम क्वेश्चन है, वहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड रखा है अर्थ का, दैट मींस ये वाली वैल्यू गिवन है बी और डिप एंगल गिवन है, और क्वेश्चन सारा ऐसे की ऐसे ही है। एक एयरप्लेन है ट्रेवलिंग वेस्ट एट अ स्पीड इतने मीटर पर सेकेंड, है ना, और सब कुछ यही है, विंग्स की लेंथ बदल दी है, सब कुछ यही है, बस ये यहाँ पे एच गिवन है, एच गिवन ना होके बी गिवन है और डिप एंगल गिवन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ना तो बी चाहिए ना थीटा चाहिए, हमें चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 17 में, बी की और थीटा की वैल्यू पुट करके यहां से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना और इसी फॉर्मूले में पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, वो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ व्हील विद मेटल स्पोक, एक व्हील है ऐसे बना देते हैं, ये रहा, ये इसका एक्सल और ये इसकी मेटल स्पोक है, इसमें कान बोल सकते हो आप इसे, है ऐसे, ठीक है, ये इसका एक्सल हो गया ये वाला, और ये हो गई रिम। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपसे, व्हेन वी लेंथ दे रखी इस मेटल स्पोक की आर लेंथ है इसकी, जो स्पोक की लेंथ होगी तो वही तो रेडियस होगी, तो आप लेंथ कह सकते हो या रेडियस ऑफ द व्हील, इसे तो लेंथ ऑफ स्पोक बोलो, लेंथ ऑफ स्पोक, ठीक है, और इसी को आप रेडियस ऑफ व्हील भी बोल सकते हो, रेडियस ऑफ व्हील आर, तो ये बराबर होंगे, कितना है 1.2 मीटर लॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटेट इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, देखो यूनिट करेंगे टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एक नेम, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द व्हील, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल, मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं उसके व्हील के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे ऑलवेज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, प्लेन ऑफ द व्हील के कैसा है, नॉर्मल है ना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला ही मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं हमेशा। जो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है, जो प्लेन ऑफ द व्हील के परपेंडिकुलर होगा, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं हम फॉर्मूले में। ठीक है, ये गिवन है -5 टेस्ला। ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू गिवन है 10 की पावर -2 वोल्ट, इतना इंड्यूस्ड डेवलप हो रहा है बिटवीन द रिम एंड एक्सल। फाइंड द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे। तो बताओ, पहले आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मालूम है, फॉर्मूला याद है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड रिम, फॉर्मूला होता है E बराबर 1/2 B ओमेगा R स्क्वायर, क्या L स्क्वायर लिख सकते हो, है ये। अब 1/2 B ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई F, F फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। वैसे
हम लिखते हैं 2 पाई एन, लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी का सिंबल कंसिडर किया एफ, तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो बी की जगह पे आप ओमेगा की जगह पे लिख सकते हो 2 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर, इस 2 से 2 कट गया, तो बी पाई एफ आर स्क्वायर, ये ई, यहाँ सब की वैल्यू पुट कर दीजिए और फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। ई की वैल्यू हमें गिवन है, ये रही 10 की पावर माइनस के 2, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ये रहा 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेते हैं। एफ पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, आर की वैल्यू गिवन है ये 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से क्या निकाल लीजिए फ्रीक्वेंसी, और वो लिख देना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस में लिख सकते हो उसे, आरपीएस सॉल्व कर लेना आंसर, ठीक है। सीधा फॉर्मूला पुट करना और कुछ नहीं। टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 20, एन इंडक्टर 5 हेनरी इंडक्टेंस, तो एक हमारे पास इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी है, कैरी द स्टडी करंट, दैट मींस मैक्सिमम करंट है ये, तो ये एक सेल और ये की क्लोज्ड है ऐसे, तो पहले आपकी की क्लोज्ड, तो ये मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर 5 एम्पियर ऐसे, ठीक है, सॉरी 2 एम्पियर, कितनी है 2 एम्पियर, स्टडी करंट मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर। हाउ कैन अ 50 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो पूछ रहा है आपसे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट करोगे, कितना वोल्ट, 50 वोल्ट, बी मेड टू अपीयर इन द इंडक्टर। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप सोचो भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है ये बताइए, जब इस कॉइल में, इस इंडक्टर में करंट में क्या आई चेंज। आपको याद है सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन, जब किसी कॉइल्स में फ्लो करने वाली करंट को चेंज करें तो उस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड डेवलप होता है, तो कॉइल में करंट क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें करंट चेंज करें तो चेंज कैसे करें भाई, तो हमारे पास एक ही तो ऑप्शन है कि हम की को क्या कर दें, ओपन कर दें। की को ओपन करेंगे तो करंट कितने टाइम बाद जीरो हो जाएगा, वो हम निकाल के दिखा दें कि भाई करंट को 2 एम्पियर से रिड्यूस करके कितना कर दें, 0 एम्पियर कर दें। और बताओ आप क्या कर सकते हो करंट में चेंज करने के लिए, भाई हमें, हमारे पास स्टडी करंट दैट मींस मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, दैट मींस की क्लोज थी और करंट मैक्सिमम था कितना, 2 एम्पियर। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करना चाहते हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब डेवलप होता है, जब इस करंट में चेंज करें, इस कॉइल में, इस इंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट में चेंज करें। तो करंट में चेंज कैसे करें, हम की ओपन कर दें। अगर की ओपन कर दोगे तो कितने समय बाद करंट 0 हो जाएगा, तो ये टाइम निकाल के दिखा दें। समझ में आया आपको, तो बस यही कर सकते हैं हम इसमें। तो आप इसमें लगा दो फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस का एल डेल्टा आई ओवर टी, E इज इक्वल टू माइनस के एल, ऐसे लिख सकते हो I2 माइनस I1 ओवर टी। तो E की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 वोल्ट, माइनस L की वैल्यू कितनी है 5 हेनरी, I2 की वैल्यू कितनी है 0, I1 कितना है 2 एम्पियर, और टाइम निकाल के दिखा दो। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो 50 50, तो ये लिख सकते हो, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 और डिवाइडेड बाई टी ऐसे, तो टी को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, टी इज इक्वल टू 10/50, दैट मीन्स ये से कट गया और इसका समय डिवाइड करेंगे तो 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड में करंट रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, 0 रह जाएगी। तो लिख देंगे टी बराबर 0.2 सेकेंड करंट इज रिड्यूस्ड टू 0, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगर हम 0.2 सेकंड में करंट को रिड्यूस करके कितना करते हैं, 0 कर दें, तो इतना इंड्यूस्ड डेवलप हो जाएगा, क्योंकि करंट में चेंज आ रहा है तो इतना इंड्यूस्ड डेवलप होगा। ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, द करंट इन द सोलिनॉइड ऑफ 240 टर्न। तो एक हमारे पास ये सोलिनॉइड हो गया ऐसे, इसमें कितने टर्न हैं, एन रखा है 240 टर्न,
हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दे रखी है एल दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चेंज कर लो इसे 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसकी रेडियस दे रखी है आर 2 सेंटीमीटर, से भी चेंज कर लो सेंटीमीटर को मीटर में। यहां से आप इसकी एरिया निकाल सकते हो, ये वाला एरिया ए, तो क्या लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू ये 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके आप एरिया निकालिए मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और क्या रखा है, चेंज एट द रेट 0.8 एम्पियर पर सेकंड। देखो इस पर नेम यूनिट पे ध्यान दो, एम्पियर पर सेकंड। तो ये गिवन क्या है, ये गिवन है di/dt 0.8 एम्पियर पर सेकंड। और कह रहा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, कितना इंड्यूस्ड डेवलप होगा। तो देखो सीधा सीधा है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L हेनरी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर पढ़ाया आपने माइनस का L di/dt। तो di/dt हमें गिवन है, सर सेल्फ इंडक्टेंस तो गिवन नहीं है, ये क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, सर ये तो गिवन नहीं है। तो यार सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड हम जानते हैं ना, है ना ये। तो नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड, उसका फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, L बराबर μ0 n स्क्वायर A/L। हमें म्यू0 की वैल्यू मालूम होती है 4 पाई 10 की पावर -7। भाई म्यू0 ओवर 4 पाई की वैल्यू हमें याद होती है 10 की पावर -7। तो म्यू0 की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई 10 की पावर -7। एन हमें गिवन है नंबर ऑफ टन्स 240 टन, 240 उसका और स्क्वायर। एरिया हमने निकाल लिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिनॉइड पाई आर स्क्वायर, ये रहा। तो ये लिख सकते हैं 3.14 और 2 इंटू 10 की पावर -2 इसका होल स्क्वायर। लेंथ गिवन है ये 12 इंटू 10 की पावर -2। यहां से आप सॉल्व करके पहले हेनरी में सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लीजिए। जब L निकल आएगा तो यहां पुट कर देना और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, तो वो होगा L di/dt। L की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली और di/dt की वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। सॉल्व कर लेना, वैल्यू पुट करके बोल्ट में आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, ये मैंने जब डेरिवेशन कराया था तभी आर्टिकल ही बताया था, टॉपिक भी बताया था। द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ एयर कोर सोलेनॉइड। एयर कोर का मतलब है जैसे ये वायर है ना, ये वायर है आपके, ये सोलेनॉइड बन गया, इसके बीच में यहाँ कुछ नहीं है, दैट मींस एयर है, तो ये एयर कोर हो गई, इसमें करंट फ्लो कर रही है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस लिखते हैं L, तो μ0 n स्क्वायर A/L। सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस L हेनरी, ये फर्स्ट हो गया। गिवन है कितना 0.04 मिली हेनरी, तो ये L गिवन है 0.04 मिली हेनरी, ये केस 1। अब केस सेकंड क्या कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस एयर कोर सोलेनॉइड इंक्रीज इतने टू इतने ऑन इंट्रोड्यूसिंग एन आयरन कोर इनटू इट। तो एक आयरन कोर लीजिए, ये आपकी ऐसे, ये सोलेनॉइड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दीजिए ऐसे। ये क्या है आपकी आयरन रॉड इंसर्ट कर दिया, आयरन कोर बोल सकते हो उसे आप। ये इसके अंदर इंसर्ट कर दिया आपने, तो इसको इंसर्ट कर देंगे तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, आयरन कोर की। व्हाट इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द आयरन कोर। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि जब इस आयरन कोर को इंसर्ट करते हैं
तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है। अब इसका नया सेल्फ इंडक्टेंस है 16 मिली हेनरी। तो नया सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो, एल डैश म्यू 0 म्यू आर एन स्क्वायर ए ओवर एल। एयर कोर के लिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है। अगर एयर कोर है तो देखो इस फॉर्मूले में अगर पुट करें म्यू आर की वैल्यू 1 तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, म्यू आर की वैल्यू पूछिए, रिलेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन कोर। तो बस चेक कर लो, एल डैश इसको छोड़कर म्यू 0 एन स्क्वायर ए ओवर एल, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो लिख दें म्यू आर एल। म्यू आर पूछा है आपसे, तो म्यू आर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एल डैश ओवर एल। एल है 16 मिली हेनरी, ये मिली हेनरी ओवर एल है 0.04 मिली हेनरी, इसे कट गया। इस पॉइंट को उठाएंगे तो 16 ये और ये 4, इसे कट गया, ये 4 बार इतने, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये आ गई रिलेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन कोर। ये पूरा समझाया है मैंने और कहा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एक कॉइल है सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है सेल्फ इंडक्टेंस एल गिवन है 10 मिली हेनरी। पहले से चेंज कर लो, 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी, 1 मिली हेनरी में 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है बट, और मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है। ठीक, इंडक्टर व्हेन अ करंट इतने, तो ये तो करंट ये टाइम के साथ वेरिएबल है, गिवन है 0.1 sin 200t, है ना। तो आपको याद हो, अगर किसी इंडक्टर में, ये है इंडक्टर, इसमें फ्लो वाली करने वाली करंट अगर क्या होती है, चेंज, अगर ये चेंज होती है तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है, याद है आपको। और उसकी वैल्यू होती थी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर, E बराबर माइनस का एल डी आई ओवर डी टी। तो L तो हमें पता है, ये रहा, डी आई ओवर डी टी चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी ओवर डी टी आई 0.1 डी ओवर डी टी साइन 200t। तो डी आई ओवर डी टी निकालिए यहां से, डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0.1, तो ऐसे इसका डिफरेंशिएशन, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सीख लो, डी ओवर डी टी साइन टी का डिफरेंशिएशन करते हैं। डी ओवर डी टी साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, है ना। एक दूसरा, अगर साइन यहां लिख रहा है ओमेगा टी, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करें, जैसे डी ओवर डी टी, है ना, या फिर एक काम करते हैं 200t का ही कर लेते हैं सीधा, 200t तो लिख रहा है, तो ये, तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है कि ये 200 एक्स्ट्रा है आपका। तो पहले आप 200t का, इसे साइन टी का कॉस टी, तो 200t का कॉस 200t, लेकिन ये एग्जैक्ट सेम नहीं है, इसीलिए द्वारा से डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 200t का। थोड़ी सी जगह बनाता हूं, डी ओवर डी टी, अगर साइन टी होता तो कॉस टी, लेकिन अगर साइन 102t है तो इसमें साइन टी का कॉस टी, तो साइन 200t का कॉस 200t, लेकिन ये सेम वैल्यू नहीं है, इसमें ये एक्स्ट्रा अलग दे रखा है, डिफरेंट है इससे, इसीलिए डी ओवर डी टी 200t का द्वारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो cos 200t और 200t का करेंगे तो 200 और t का कितना 1, कैसे, d ओवर डी टी टी की पावर n, इस वाले फॉर्मूले से, d ओवर डी टी टी की पावर 1, n की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 रखो, 1 t 1 माइनस 1, तो t की पावर 0। तो d ओवर डी टी t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो t की पावर 0, उसकी वैल्यू 1, तो इसीलिए ये t का डिफरेंस कर रहे हैं तो 1।
ठीक है, तो कितना रिजल्ट आ गया समझ में आया? ये 200 आ गया, आ जाएगा 200 cos 200t, ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, ये रहा, तो 200 cos 200t, ये di/dt। तो आपकी di/dt की वैल्यू आई, इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और cos 200t देन यहां से कर लेना इंड्यूस ईएमएफ इन द इंडक्टर, है ना। मैग्नीट्यूड निकालना है ना हमें, चलो अभी ऐसे लिख लेते हैं, E इक्वल टू माइनस का L की वैल्यू ये 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, di/dt की वैल्यू 20 इंटू cos 200t, तो ये हो गया 200 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 cos 200t, ये E आ गया माइनस में। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें हम ऐसे ऐसे, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड ही निकाल के चल रहे हैं, तो साइन नहीं आएगा, ठीक है भाई, इतना। लेकिन ये केवल क्या निकला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकला है, लेकिन हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं निकालना, साथ में कैसा निकालना है उसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके साथ कैसा रिलेशन लग रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। अगर cos 200t मैक्सिमम, cos 200t मैक्सिमम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, तो cos की टेबल में इफ cos 200t अगर मैक्सिमम, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कैसा, मैक्सिमम। तो cos की टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू वो +1, cos 0 से लेके cos 180 डिग्री तक आप कोई सी वैल्यू चेक कर लो, सबसे बड़ी वैल्यू जो है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 है। तो cos 200t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1, देन देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कंडीशन हो गई ना मैक्सिमम वैल्यू होने की, तो ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो आप इस जगह पर, तो मैक्सिमम इंड्यूस कितना आ जाएगा, 200 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, +1। अगर ये मैक्सिमम होगा तो इंड्यूस भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो cos 200t अगर मैक्सिमम तो इंड्यूस मैक्सिमम, तो cos 200t की मैक्सिमम वैल्यू +1, तो यहाँ cos 200t की वैल्यू कितनी पुट कर दो, +1, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू 0.2 वोल्ट आ जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा देखो, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टेंस कॉइल हैविंग 100 टर्न, तो क्वेश्चन दे रखा है, टर्न दे रखे हैं 100 टर्न्स, सेल्फ इंडक्टेंस L दे रखा है 20 मिली हेनरी, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल करस्पॉन्डिंग टू द करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, तो I दे रखा है 4 मिली एम्पियर। तो देखो ये मिली हेनरी है, इसे चेंज कर लो पहले तो आप, 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी, ये मिली एम्पियर है, इसे भी चेंज कर लो तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। ये एक इंडक्टर है ऐसे, एक ये इंडक्टिव कॉइल है ऐसे, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आपकी 4 मिली एम्पियर ऐसे, है ना। तो इसके एक कॉइल से, एक से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, ये पूछ रहा है शुरुआत में, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, ये कॉइल हो गई, एन टर्न से ये पूछ रहा है टोटल फ्लक्स लास्ट में। जानते हो जब हम ये रिलेशन पढ़ते हैं, आपको याद हो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, तो ये हमेशा ये टोटल फ्लक्स होता है, एक कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स नहीं होता है, ये पूरी कॉइल से लिंक करने वाला टोटल फ्लक्स फाई टी, टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये कितने
टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स है, एन टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स, हमेशा टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के, है ना। तो यहाँ पे फाई टोटल प्रोपोर्शनल टू उठाएंगे तो कांस्टेंट टर्म एल आई, है ना, इतना। अगर हम यहाँ से एल निकालते हैं तो फाई टोटल ओवर आई, फिर याद है मैंने आपको फाई टोटल की जगह पे लिख दिया था एन फाई ओवर आई ऐसे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता था एल इज इक्वल टू कितना, हम लिखते थे एन फाई ओवर आई, ये वाला फॉर्मूला लिखते थे हम। तो आप ये ध्यान रखिए, यहाँ ये जो फ्लक्स है ये एन टर्न से लिंक करने वाला टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। तो टोटल फ्लक्स डायरेक्टली इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टर्म उठाया, कांस्टेंट टर्म आ गया, तो एल निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स ओवर आई। तो यहां से एफ टोटल फ्लक्स निकालना है, ये एन टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स है। तो मान लो एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, फाई, तो फिर पूरे कितने टर्न है इसमें, एन, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, एन फाई। कुछ समझ में आया, ये कंसेप्ट है इसका। तो फाई टी की जगह पे लिख सकते हो एन फाई ओवर आई, तभी तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनता था एन फाई ओवर आई ऐसे। खत्म हो गया कंसेप्ट, इसमें समझ में आया कंसेप्ट क्या है। तो आपको पहले पूछा है किसकी वैल्यू, केवल एफ फाई की वैल्यू, एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स पूछ रहा है। तो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन, through the cross section of the coil, है ना। तो कितना फाई पूछ रहा है, तो आप देखो ये फॉर्मूला जानते हो, फाई टोटल प्रोपोर्शनल टू आई, और फाई टोटल की जगह पे लिख सकते हो आप एन फाई, और प्रोपोर्शनल टर्म लिख सकते हो एल आई। प्रोपोर्शनल टर्म आएंगे, कांस्टेंट टर्म आ गया एल, लेकिन फाई पूछ रहा है, एक टर्न से पूछ रहा है, एक टर्न से, तो फाई पूछ रहा है तो एल आई बटे एन, है ना। तो L की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, ये रही 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, I की वैल्यू ये रही 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, N कितने 100 टन, दैट मीन्स 10 की पावर 2। इसे सॉल्व कर लो तो ये हो गया 80 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 हो गया, है ना, माइनस के 6, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 2 और हो गया, तो 80 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, दैट मीन्स 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 वेबर। इतना फ्लक्स हो गया पहला आंसर। लेकिन सेकंड पार्ट में पूछा क्या उसने, सेकंड पार्ट में पूछा है आल्सो फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नाउ सेकंड पार्ट में उसने पूछा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई टी पूछा, जो किसके बराबर होगा, एन फाई के। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एन फाई के बराबर होता है। तो यहाँ एन की वैल्यू 100 है और फाई की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 वेबर, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा भाई। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ठीक है। तो ये एक कॉइल से केवल एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स, और ये सभी एन टर्न से मिला के टोटल फ्लक्स। यहां पर ये रिलेशन जब भी होता है करंट का, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। तब ये फॉर्मूला बनता है इस तरीके से। देखो हम यहां से हम एल की वैल्यू निकालते थे, तो हम लिख देते एल की वैल्यू यहां से निकालो, आई को नीचे ले आओ, तो एन फाई ओवर आई, देखो ये वाला फॉर्मूला लिखते थे हम ऐसे, सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है। ये समझ में आया आपको। हाँ, अब इसमें बच्चे सोचते हैं कि सर इसका आंसर तो गलत आ रहा है, तो जानती हो आप एसएल अरोरा में देखना, यही बिल्कुल आंसर लिख रहे हैं सेम टू सेम, यहाँ गलती है बेटा इसमें, है ना। ये 10 की पावर माइनस के 7 ही होगा, और ये 10 की पावर माइनस के 5 ही होगा। यहाँ आंसर गलत गिवन है ना, जो आंसर गिवन है वो गलत है। एसएल अरोरा में यही क्वेश्चन है, एसएल अरोरा बुक होती है उसमें यही क्वेश्चन है, और ये जो मैं समझा रहा हूँ ये वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ गलती कर दी है इसमें, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था अभी, है ना। अब मैं आपको 27 बताता हूँ, क्योंकि 23 और 27 में यही एक ही कंसेप्ट यूज हो रहा है, यही वाला, क्लियर है। तो देखो 27 क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 27।
ये कट गया है, यहीं लिख देता हूँ इसको, 8 इंटू 10⁻⁷ वेबर आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। नीचे से कट गया था वो। क्वेश्चन नंबर 27, जिसको फर्स्ट पार्ट है जो अभी किया था ना वही है ना। सोल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न कह रहा है, ईच टर्न, एक टर्न से। सोलिनॉइड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस रखा है, एल गिवन है, मेरे को पहले लिख लेते हैं, 8 इंटू 10⁻⁵ हेनरी। कितनी करंट फ्लो कर रही है? 3 एम्पियर। तो आई रखा है 3 एम्पियर। और नंबर ऑफ टर्न रखे हैं सोलिनॉइड में कितने? 1000 टर्न। एन रखा है 1000 टर्न। ये सोलिनॉइड बना लिया हमने ऐसे। इसमें कितने टर्न है? 1000 टर्न है, लेकिन वो एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, तो इस टर्न से मान लो कितना फ्लक्स है 5, और सभी एन टर्न से कितना फ्लक्स है 5t, और करंट फ्लो कर रहा है आई। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है 5t, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, एन टर्न से पास होने वाला फ्लक्स। और 5t प्रोपोर्शनल टर्म उठाते हैं तो आता है Li कांस्टेंट टर्म, और इस 5t की वैल्यू होती है n5 इज इक्वल टू Li। ये एक टर्न से फ्लक्स पास हो रहा है 5, तो n टर्न से कितना फ्लक्स पास होगा? तो 5t की वैल्यू होती है n5। तो हमें से एक टर्न से पूछा है ना, तो एक टर्न से फ्लक्स लिंक कितना करेगा? Li/n। तो हमसे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न पूछा है, तो एक टर्न से इतना फ्लक्स पास होगा। L की वैल्यू कितनी है साहब? 8 इंटू 10⁻⁵ सॉरी, और करंट कितना है 3, और नंबर टर्न्स कितने हैं 1000 ऐसे। तो ये हो गया 24, तो ये हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁵ और -3, 10⁻+3 है, ऊपर जाएगा तो -3। तो आप इसे ले सकते हो 24 और 10⁻⁻8, और 2.4 कर लोगे इसे तो 10⁻⁻7 वेबर। यही आंसर है आपका, यही आंसर है बेटा, ठीक है, यही आंसर है। तो 2.4 10⁻⁻7 वेबर, ये आपका आंसर गिवन है, ठीक है, ये सही आ रहा है। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, वो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, फिर कह रहा है कि assume that the solenoid has 100 turns and is wound from wire of diameter। तो एक वायर है हमारे पास, देखो ये रहा, ये वायर है, इस वायर का ये डायामीटर दे रखा है हमें। ये वायर देखो, ये वायर, इस वायर की ये थिकनेस कह दो या डायामीटर कह दो, ये डायामीटर दे रखा है D, कैपिटल D, कितना 1 मिलीमीटर है ना। और इसी को लपेटा गया है किस पर? सॉलिनॉइड पर। तो देखो, एक हमने एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ले लिया है ना, सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड, और इसी पर ये वायर हमने लपेट लिया ऐसे, है ना। तो देखो मैं कुछ इस तरीके से लपेटता हूँ, वायर को मोटा है ना उसकी, तो मोटाई दिखाते हुए लपेटना पड़ेगा इसको हमें। तो देखो हमने ये वायर ऐसे लपेटा, तो ये हो गया, एक टर्न हो जाएगा, ऐसे घूम के आएगा पीछे से, तो ठीक है। तो ये देखो आपका ये क्या हो गया, एक वायर हो गया ये ऐसे। तो इसकी ये थिकनेस ही तो हो गई D ऐसे। ये एक, फिर इसके पीछे से घुमा के लेके आएंगे तो ये दूसरा टर्न हो जाएगा, ये एक टर्न, अब ये दूसरा टर्न, व्हाइट वाला दूसरा टर्न। तो इसकी भी थिकनेस कितनी हो गई? ये D हो गई, और ये भी D हो गई, ये डायमीटर हो गया ना। व्हाइट इसलिए दिखाया कि काला करूंगा तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो फिर एक तीसरा टर्न, ये थर्ड टर्न हो गया, ये वायर का तीसरा टर्न, ये वाला है ना, ये टर्न लग रहे हैं। इसकी भी थिकनेस ये कितनी D। भाई अगर ये आपका क्या है कार्डबोर्ड, इस पर ये वायर है, इस पर आप ऐसे टर्न कर रहे हो, तो ये थिकनेस हो गई, डायामीटर हो गया इसका, ये वाला डायामीटर। फिर दूसरा टर्न ये आ गया ऐसे, तो ये भी डायामीटर हो गया। फिर तीसरा टर्न इसके बगल में फिर आ जाएगा इधर की तरफ ऐसे, है ना। तो ये टर्न आ रहे हैं, ये भी टर्न है व्हाइट वाला, तो इसकी डायामीटर D D D। ऐसे कितने टर्न लपेटे हैं इस पर? 1000 टर्न लपेटे हैं,
ये टर्न वायर हो गया ये आपका, और ये नीचे से निकल आया ऐसे, ये वायर की मोटाई दिखाई है मैंने, ये इसकी ये भी थिकनेस दी। तो जानते हैं इसकी जो सोलिनॉइड की लेंथ होती है, जहां तक ये टर्न होते हैं, ये सोलिनॉइड की लेंथ हो गई। कितने टर्न लपेटे हैं भाई ये? 1000 टर्न है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? d प्लस डी प्लस डी, कितनी बार? 1000 बार। तो जो L है यही कंसेप्ट है इसका, 1000 इंटू कैपिटल D, इसकी लंबाई। इन सभी डी को ऐड कर लो तो इसकी लेंथ निकल जाएगी सोलिनॉइड की। तो 1000 D, या नंबर ऑफ टर्न्स लिख सकते हो इसे, L इज इक्वल टू N इंटू डी। डी इज द डायमीटर, ठीक है। अब पूछा क्या है इसने? एरिया पूछा है सोलिनॉइड का। तो इसका जो सोलिनॉइड का एरिया पूछा है, ए कितना होगा, है ना, एरिया ऑफ सोलिनॉइड, ये वाला। तो इसका देखो सेल्फ इंडक्टेंस सोलिनॉइड का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, म्यू 0 n स्क्वायर ए ओवर लेंथ। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है, ये वाला सेल्फ इंडक्टेंस एल। एरिया पूछा है, तो जरा देखो एल की वैल्यू, पहले ए की वैल्यू निकाल लो, इसका से मल्टीप्लाई, इसको इसके नीचे ले आओ, तो ए निकलेगा कितना? एल एल ओवर म्यू 0 n स्क्वायर, है ना। एल की वैल्यू हमें गिवन है, ये एल की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। स्मॉल एल लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, तो लेंथ ऑफ सोलिनॉइड निकाली 1000 डी, तो 1000 इंटू डी, डी द डायमीटर कितना रखा है? 1 मिलीमीटर, तो डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, सॉरी। तो एल की वैल्यू देखो 1000 ये हो गया, और डी की वैल्यू को पुट कर दी, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 ओवर म्यू 0 की वैल्यू, ये हटा देता हूं, म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू एन की वैल्यू 1000, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 1000, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो 10 की पावर 3, अरे एन 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 3, उसका स्क्वायर हो रहा है नंबर ऑफ टर्न्स का, तो स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लेना, एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा सोलिनॉइड का, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आएगा। समझ में आया? इसमें कंसेप्ट है केवल लेंथ कैसे निकालें, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करी, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है। एक एयर कोर सोलिनॉइड इज लेंथ इतने, तो देखो एयर कोर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक लकड़ी के, ये वुडन क्या ले लिया मैंने, सिलेंडर ले लिया है इंसुलेटर का, इस पर आपने ये सोलिनॉइड बना दिया भाई, ये इसमें कितने टर्न लगाए हैं आपने? ऐसे 2500 टर्न लगाए, 250 टर्न। ये प्राइमरी कॉइल है, सोलिनॉइड है ये क्या है? सोलिनॉइड, ऐसे इसको आप प्राइमरी कॉइल बोल दो। तो इसमें एनपी मान लेते हैं हम इसको, सोलिनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स एनपी 2500। क्यों माने हैं एनपी भी बता दूंगा। लेंथ दे रखी है, एल दे रखी है, एल 0.3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो देखो इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा इस कार्डबोर्ड का, सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड का, वही इसकी कॉइल का एरिया, सोलिनॉइड का एरिया होगा, सोलिनॉइड जो टर्न लगाए उसका एरिया। तो एरिया दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन, ये सेंट्रल सेक्शन हो गया इसके। अ कॉइल 350 टर्न्स इज बोर्न, तो इसमें एक और इस तरीके से ये डेड बना दिया है ना, ये एक और हमने क्या कर दिया इस पे सेंट्रल सेक्शन में एक और कॉइल डार्क करके नहीं दिखाया, डेड डैश बना के दिखा दिया, ठीक है। एक और मैंने इसमें डेड डैश, ये एक और टर्न मैंने क्या कर दिए, लपेट दिए हैं आपके, ये इसको बोल रहे हैं हम कॉइल, दैट मीन्स सेकेंडरी। इसमें कितने टर्न है? एन एस कॉइल में, ये कॉइल में और ये सोलिनॉइड में, है ना। तो कितने हैं भाई? 350 टर्न,
अब बेटा इसको भी इसी पर लपेटा है तो इसका भी एरिया यही होगा, एरिया भी यही है, ठीक है, सेंट्रल सेक्शन में लपेट दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द सोलिनॉइड एंड कॉइल, मतलब ये जो वायर हैं ये एक दूसरे से कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। जैसे इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड मतलब टच नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी कोटिंग होती है, कॉपर वायर आता है हमारा, इसको उसे छील देते हैं कोटिंग को, प्लास्टिक कोटिंग को, तो अंदर से क्या निकलता है, कॉपर वायर। तो आप छीलना नहीं है, कोटिंग होने दीजिए, जैकेट पहनने दीजिए उसे, और बस क्या कर लीजिए, वायर लपेट दीजिए, तो एक दूसरे से अपने आप ही क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो आपका द सोलिनॉइड एंड कॉइल आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, मतलब अलग अलग हो, टच नहीं करनी चाहिए फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, तो देखो इंड्यूस ईएमएफ किसमें पूछ रहा है, कॉइल में, दैट मींस इसमें, जबकि करंट किसमें फ्लो करा रहा है, द इनिशियल करंट इज 3 एम्पियर ऑफ इन द सोलिनॉइड। तो आपको याद है म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला, जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं और सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस इंड्यूस डेवलप हो जाता है, तो इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो करंट इसमें किसमें चेंज कर रहा है, सोलिनॉइड में, सोलिनॉइड में करंट में चेंज कर रहा है, इसीलिए प्राइमरी कॉइल बोला है हमने उसे। और इंड्यूस ईएमएफ किसमें प्रोड्यूस करने कह रहा है, कॉइल में, इसीलिए से सेकेंडरी कॉइल बोला है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है सेकेंडरी कॉइल में, है ना, और करंट में चेंज किसमें कर रहा है, सोलिनॉइड में। तो इनिशियल कितनी करंट है, I1 है 3 एम्पियर इन द सोलिनॉइड इज रिवर्स्ड, इसका मतलब समझ लो, इन 0.2 सेकंड 5, तो आफ्टर कितने सेकंड बाद करंट रिवर्स कर दिया है, तो माइनस के 3 एम्पियर। इसकी पोलैरिटी बदल दोगे, ये प्लस इधर है, इस प्लस को उधर कर दोगे तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो माइनस के 3 एम्पियर। करंट को रिवर्स ही तो किया है 0.25 सेकंड बाद, तो t 0.25 सेकंड बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, 3 एम्पियर थी, माइनस के 3 एम्पियर। समझ आया, ये हो गया। इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है, तो ये तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, माइनस के एम डेल्टा आई पी ओवर टी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस के एम I2 माइनस I1 ओवर टी। अब इंपॉर्टेंट है आपको कि I2 की वैल्यू तो मालूम है, I1 की वैल्यू भी मालूम है, T की वैल्यू भी मालूम है, ES पूछ रहा है बट एम नहीं मालूम। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लें टू सोलिनॉइड का, आपको मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग सोलिनॉइड, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, म्यू बराबर म्यू 0 एन पी एन एस ए ओवर एल। सबकी वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ म्यू 0 की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, म्यू 0 ओवर 4 पाई से इसकी वैल्यू निकाल लेना, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। एन पी की वैल्यू हमें मालूम है, देखो ये रही, एन एस हमें मालूम है, ये रहा, एरिया हमें मालूम है, लेंथ हमें गिवन है, एम यहाँ से निकाल लो, एम यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देना, I2 की वैल्यू माइनस के 3 और I1 की वैल्यू माइनस के केवल 3, तो माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आप सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस इंड्यूस पूछ रहा था, उसे सेकेंडरी माना है, तो उसके क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है।